तो अब हम इसी को वापस स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वापस चीज आ रही है, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट द रेजिस्टेंस offered by the solution containing within the two electrode of an conductivity cell. For measuring the resistance, the Wheatstone-Bridge principle is employed. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अपने पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगे हुए, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हमें उसके दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस, जो चार्ज है उसको आयन को फ्लो होने के लिए कितना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, अगर हम उस रेजिस्टेंट को फाइंड आउट कर लें तो उसके अपोजिट से हम उसकी क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। और उसकी कंडक्टेंस निकालने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज में लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आर एक्स बी एन अननोन रजिस्टर। तो यहाँ पे आर एक्स कहाँ है, ये लगा हुआ है। यहाँ पे अपने पास एक अननोन रेजिस्टेंस है आर वन एंड आर टू, द टू स्टैंडर्ड रजिस्टर, एंड आर थ्री आर द एडजस्टेबल रजिस्टर, एंड द जी इज ए गैल्वेनोमीटर। The bridge is connected to a source of power supply as a battery S, and a tapping key is placed in the plane, the path to control the connection. तो यहाँ पे ओवरऑल हमने यह समझा कि सबसे पहले हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ऐसे इमेज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। ठीक है, ये R1 और R2 वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो कितना भी ओम हो सकता है, मान लो इसको 1 ओम बोल दिया, 2 ओम बोल दिया, तो ये हमें वैल्यू पहले से ही पता है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। एक हमने यहाँ पे लगाया है वेरिएबल फॉर्म में रेजिस्टेंस, जिसको हम रजिस्टर बोल देते हैं, या अगर फिजिक्स में देखा हो तो तुम्हारे पास एक कॉइल होती थी जिसके ऊपर तुम उसको आगे पीछे करके रेजिस्टेंस को पाथ में बढ़ा या घटा सकते थे। तो यहाँ पे अपने पास रजिस्टर, हमारे पास एक ये वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास है। ठीक है, इसके ए और सी टर्मिनल पे हमने एक बैटरी लगा दी जो उसके अंदर सप्लाई दे रही है, करंट की सप्लाई। तो मान लो यहाँ से कोई आई करंट आ रही है, और वो आई करंट ए पॉइंट पे आने के बाद में दो टर्मिनल में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें हमने बोल दिया I1 और I2 के फॉर्म में वहां पे डिवाइड होगी। ठीक है, अब ये I1 और I2 यहाँ पे, अगर ये I1 यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ पे I2 पहुंचती है, तो I1 की कोशिश क्या रहेगी कि वो इधर आए, और I2 क्या होगी कि ये इधर जाए या इधर में डिवाइड हो। तो I1 भी हमारे पास दो पाथ में डिवाइड हो सकती है, यहाँ पे और यहाँ पे। और यहाँ से I2 आई तो वो इधर की साइड जा सकती है या इधर की साइड जा सकती है। अब यहाँ पे इस पाथ के अंदर करंट I1 इधर की साइड फ्लो हो या I2 इधर की साइड फ्लो हो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में, वो करंट को इस साइड फ्लो होने देता है या इस साइड फ्लो होने देता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों तरह की करंट अपने आप में कैंसल आउट हो जाए। क्लियर? अगर कैंसल आउट हो गया तो इस सर्किट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी बीच वाले की। डायरेक्ट I1 इधर से आई, इधर से I1 ही निकल गई, इधर से I2 आई, इधर I2 निकल गई, इसके बीच में कोई करंट नहीं है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो टर्मिनल बी और डी है दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए। सेम पोटेंशियल होगा तो कोई डिफरेंट ही नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और इधर भी 5 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंट कितना होगा, बी और डी पे 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट नहीं होगा तो करंट इस बीच वाले सर्किल में गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं होगी। तो इसी को हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट अपने पास ईबी के फॉर्म में दिया है और ईडी के फॉर्म में दिया है। किसी बुक में तुम्हें वीडी के फॉर्म में भी मिल जाए और वीबी के फॉर्म में मिल जाए तो सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या करें, V बराबर आई आर हमने कहाँ पढ़ा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहूँ कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I1 R1, इधर कितना लिख सकता हूँ, I2 R2। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अंदर करंट फ्लो नहीं हुई है तो आई करंट यहाँ से आएगी, इसमें जाएगी। तो इस टर्मिनल के बीच में मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, I1 R3, और इस टर्मिनल के बीच में लिखना चाहूँ तो I2 RX। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो बी के ऊपर पोटेंशियल है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी पोटेंशियल को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं अननोन आर एक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आ गया, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे क्या करें, कंडक्टिविटी सेल लगाया है, उसके रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस, जो कि किसके अंदर है, कंडक्टिविटी सेल के अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से, जो आयन के फ्लो की वजह से जो रेजिस्टेंस उसके अंदर जनरेट हो रही है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। अगर हमें क्या निकालना था, कंडक्टेंस, तो हमें अगर अननोन आर एक्स मिल जाएगा तो उसके अपोजिट से हम यहाँ पे कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बीच में कितनी कंडक्टेंस जनरेट हुई उसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपोजिट करके, क्योंकि 1/r(x) के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, g, तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे g की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। जब हम एपरेटस इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास काफी माइन्यूट आती है। तो माइन्यूट वैल्यू हमारे पास आ रही है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंडक्टेंस आती है एपरेटस के अकॉर्डिंग, उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। और एम्पलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का एक सर्किट यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जो जिसको हम बोल देते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को हम वहाँ पे निकाल के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एपरेटर से वहाँ कंडक्टोमीटर के अकॉर्डिंग रीडिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो डायोड तुमने पढ़े होंगे, नॉर गेट, एंड गेट, ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे एक एम्पलीफायर के फॉर्म में जो माइन्यूट कंडक्टेंस जनरेट हो रही है उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला है उससे हम कैलकुलेशन को वहाँ पे मीटर के अकॉर्डिंग डिजिटल सिंगल को यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। अब मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से कंडक्टेंस को सॉल्यूशन का जनरेट करेंगे। द फॉलोइंग कंसिडरेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। सिंस ए डायरेक्ट करंट वुड पोलराइज द इलेक्ट्रोड इन द conductivity cell by the electrolyzing the solution, to avoid the polarization, and the alternative current source of the power must be used in place of the DC source या battery using as the voltage of the 3 to 6 volt and with the frequency is 50 hertz to 1000 hertz using the across the point A and C. So here is the problem is solved by the AC current what way, because of here we have knowledge about for, अगर हम यहाँ पे अगर हम बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव है, दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाते हैं, अगर इस कंडक्टिविटी सेल हमने यहाँ लगा दिया, उसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और एक टर्मिनल पे नेगेटिव है, तो जो इस अंदर जो सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव आयन सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव वाले कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे जो हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन है उसके अंदर के सारे आयन कहाँ हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल की कंडक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी हर कंडीशन के अकॉर्डिंग, मगर हमें तो क्या चाहिए कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हर कंडीशन पे कांस्टेंट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हम एक ऐसी सोर्स यूज करते हैं, ऐसी को हम इस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, कभी ये पॉजिटिव बनेगा, तो अल्टरनेटली कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव। तो इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल बनाया है, इसका कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो कभी ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, किसी पॉइंट पे ये पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड है जो अपने पास है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप में चेंज होगा। तो जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इस वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन इधर गए, जैसे ही वापस इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो वो इधर की साइड जाएंगे। तो ये इधर के साइड में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो अपने अंदर है सेल के अंदर बनी रहेगी, इसलिए हम ऐसी सोर्स यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। इसी को हम इस डायग्राम से समझते हैं। अगर मैं सिर्फ बैटरी यूज करता यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल के अंदर, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव हो जाता। ये पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन के अंदर अगर एनायन है तो वो सारे किधर इकट्ठे हो जाएंगे, इस पॉजिटिव वाले के पास इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी अपने पास पॉजिटिव आयन है वो इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर जो आयन की कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होनी है या करंट जिस सॉल्यूशन के अंदर से फ्लो होना है,
वो अपने पास में धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आयंस का मूवमेंट ही कम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स लगा देते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स क्या करेगा, कभी ये पॉजिटिव तो कभी ये पॉजिटिव, तो कभी इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कभी इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसकी वजह से अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके साइड गया पॉजिटिव हो गया, तो ये वापस इधर की तरफ भागेगा, फिर इधर उधर मूवमेंट इसका होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल डायग्राम हो गया, जहां हम क्या करें, कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हैं। कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं है, हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड जैकेट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसके अंदर हमने सॉल्यूशन को भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन आता है अपने पास कंडक्टोमीटर का। तो हम यहाँ पे जो कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम कंडक्टोमीटर को यूज में लेते हैं। कंडक्टोमीटर हमारे पास क्या हो गया, जिसके अंदर हम किसको याद रखना है कि फर्स्ट तो हमें याद रखना है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स हम क्या लेंगे, अल्टरनेटिव करंट ले रहे हैं। कंडक्टिविटी सेल, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ाई सी कि एक ग्लास के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, सॉल्यूशन भर दिया, और उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस मेटल के बने हुए हैं और किस टाइप के हैं। तो 3 चीज़ें हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर, एसी सोर्स, करंट सोर्स, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, जब भी पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड टू प्रोसेस, अगर तो क्या क्या प्रोसेस हो जाएगा, जब भी हम अगर कोई सेल है, मान लो तुमने क्या कहा कि कोई अपने पास 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनको किसी बंद वेसल के अंदर, ट्यूब के अंदर तुमने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझे, ये मान लो मेरे पास बोतल है, इसके अंदर अंदर की साइड में ये विजिबल फॉर्म में ग्लास की बनी हुई है, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी है, तो ये समझ लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है। अल्टरनेटिव करंट का सोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा कि कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन आयंस एक्यूमुलेट नियर द इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से ही लगाऊंगा, अगर इसके दोनों टर्मिनल पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा दिया, तो इसके अंदर नेगेटिव वाले सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के पास में हमारे पास क्या हो सकता है, आयन का एकोमोडेशन हो सकता है, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरफेस। तो इंटरफेस हम क्या कह रहे हैं, जो इसकी बाउंड्री लाइन मिडिल लाइन है, वहां पे हमने पास चार्ज का मूवमेंट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडक्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी सेल जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो कंडक्टिविटी सेल क्या है ओवरऑल, अगर हम कह रहे हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल हैव बीन डिजाइंड एंड आर इन द यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने अलग अलग डिजाइन के हम यूज करेंगे। अभी मेरे पास डायग्राम है, बताता हूँ। These are made of the Pyrex glass fitted with the electrode of the platinum और gold। जिसके इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है वो या तो किसके बने हुए हैं, पीटी के या एयू के बने हुए हैं, गोल्ड के बने हुए हैं। द ओवरकम द imperfections in the current and the other effect in the electrodes, these are coated with। तो अब इसके ऊपर भी हम क्या करें, अगर प्लेटिनम ब्लैक की लेयर हम चढ़ाते हैं इसके अंदर, तो प्लेटिनम ब्लैक की लेयर हम कैसे चढ़ाते हैं, जैसे तुमने गैल्वेनाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर 12th क्लास में पढ़ा है कि अपन चांदी के ऊपर गोल्ड की प्लेट चढ़ा देते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या करें यहाँ पे कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे किसका, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का। तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का हमने सॉल्यूशन लिया और उसके ऊपर हम जब जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे प्लेटिनम के, उसको हम लेड एसिटेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड और लेड एसिटेट के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक की लेयर उसके अंदर बढ़ जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास रिएक्टिविटी हमारे पास है जो रिजल्ट फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करें, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन टू बी मेजर्ड। फॉर द हायर कंडक्टिंग सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड्स आर widely spaced, whereas for the low conducting solution the electrode are mounted nearby। अब हम यूँ कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ आयंस अपने पास है जिसकी मूवमेंट फास्ट है। मूवमेंट फास्ट होने की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। तो उस कंसेप्ट में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा दूरी पे भी रख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कम है तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड को पास में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने मेटेलिक फॉर्म में या फिर हमने किसी ग्लास जो पायरेक्स ग्लास का बना दिया,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल भी है वो भी अलग अलग शेप के होंगे। तो अलग अलग शेप के कैसे होंगे, यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये हमने बनाया कंडक्टिविटी सेल। तो इस कंडक्टिविटी सेल में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। बीच में हमने बफर लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको वो रेगुलरली मिक्स कर रहा है। और अगर इसी के साथ में अगर हम टाइट्रेशन भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो साथ में हम ऊपर से ब्यूरेट को भी लगा सकते हैं, या फिर ये जो सॉल्यूशन है इसके अमाउंट को भी हम ऊपर से फिल अप कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंडक्टिविटी सेल हो सकता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कनेक्टेड। दूसरा हमारे पास इस तरह का हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोड हमारे पास छोटे छोटे और सॉल्यूशन फास्ट में हो गया, ठीक है। जिसकी लो कंडक्टिविटी है वहाँ पे हम निकाल लेंगे, ड्रग के फेज में हम निकाल लेंगे, एल्कलॉइडल ड्रग हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इस तरह के सेल को यूज़ में रहेंगे। और इस तरह का जो हम है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग, मतलब कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन में यही है कि इलेक्ट्रोड है, इसको हमने ऐसी सोर्स से जोड़ दिया है और इसके अंदर हम सॉल्यूशन को भर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसकी वजह से हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, वाइल्ड माउथ सेल हो सकती है, डीप टाइप सेल्स हो सकती है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट भी किसी के अंदर आ सकता है। तो ये अलग अलग उसके प्रोसेस के यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडक्टिविटी सेल हम यूज में ले सकते हैं। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, ए सेल सिचुएटेड फॉर द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज डिपिक्टेड इन द फिगर एबीसी, जो हमने यहाँ देखे एबीसी। तो ये किसके अकॉर्डिंग, किस तरह की टाइट्रेशन हम वहाँ परफॉर्म करना चाह रहे हैं। द इलेक्ट्रोड आर फर्मली फिक्स्ड टू द, तो लीड के अकॉर्डिंग विच इज प्रपोज द अपोजिट ऑफ द, तो यहाँ पे स्टेयर, तो वही चीज जो मैंने कहा। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, स्टेयरिंग कर दिया। तो स्टेयरिंग के लिए एक तो हमने मोटर के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से सॉल्यूशन को मूव कर दिया, या फिर जो मैग्नेटिक बीट्स हमने लगा दी जो अपने आप में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रही है, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो पूरे सॉल्यूशन में कांस्टेंट बनी रहे। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फॉर फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड द ओपन बीकर would not be satisfactory because the atmospheric CO2 may be alter the conductance। अब यहाँ पे जब भी हमने इसको एपरेटस को पढ़ रहे हैं, यहाँ डायग्राम में भी हमने देखा, तो हर जगह हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कवर किया हुआ है, ठीक है। क्यों कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने पास अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है तो वहाँ से वो क्या हो सकता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अगर मैंने NaOH ही डाला है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बन गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम कंडक्टिविटी सेल को यूज में लेंगे तो उसको हम क्लोज कंडीशन में ही हम यूज में लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप के कंडक्टोमीटर्स हैं हमारे पास। तो ये अलग अलग उसके नाम हो गए, ठीक है। तो किस किस टाइप है उसके डिज़ाइन और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्या देखा, आज आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी कर लिया, और इसके साथ में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, किस तरह का बना होता है, और किस तरीके से उसके अंदर हम यहाँ पे करंट को फ्लो करा के यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस को हम यहाँ पे फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उसको हैंडलिंग कर रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।